जैसे जितने मोशन इन 2 डायमेंशन जितने भी आपने केसेस पढ़े हैं, तो 2D मोशन में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा हुआ है और सर्कुलर मोशन पढ़ा है। उसमें होता क्या है कि जितने भी 2 डायमेंशन वाले मोशंस हैं, चाहे वो सर्कुलर पाथ पे हो, चाहे वो पैराबोलिक पाथ पे हो, चाहे वो इलिप्टिकल पाथ पे हो, चाहे वो हाइपरबोलिक पाथ पे हो, किसी भी तरीके के कर्व पाथ पे होंगे, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कभी भी सेम डायरेक्शंस में नहीं है। दैट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ 2D मोशन। एक्सेलरेशन वेक्टर and velocity vector can never be in the same directions. फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ 2D मोशन हमेशा ध्यान रखिए, बिकॉज अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये 1 डायमेंशन होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन का सीधा सा कंसर्न फोर्स के साथ है। तो अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, और जिस डायरेक्शन में मूव करे, अगर आप उसी डायरेक्शन में उसको बॉडी को मूव करने की डायरेक्शन में ही अगर आप पुश करो या पुल करो, जो कि फोर्स हो गया, तो लॉजिकल सी बात है कि वो अपने डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती कभी। तो जो बेसिक पॉइंट यही है कि ए और बी जब वो सेम कभी पैरेलल होंगे नहीं, तो नेचुरल सी बात है इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल मेंटेन रहेगा, या हो सकता है कि वो एंगल चेंज होता रहे ड्यूरिंग द मोशन, बट देयर विल बी सम एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी एट द इनिशियल मोमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बाय द ग्रेविटी जी, इनके बीच ऑब्ट्यूस एंगल है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, एंड उसके बाद जाए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में और ग्रेविटी की डायरेक्शन में एक्यूट एंगल है। बट ये एंगल कभी जीरो नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शंस में चले जाएं। इवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ 90 डिग्री, और यहाँ पर ये एंगल मेंटेन रहेगा। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, तो फिर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल हमेशा 90 रहेगा। बट वहीं पर अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाए, तो फिर ये एंगल बदलता रहता है टाइम के साथ साथ, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बदल रहा होगा क्योंकि वो v²r है। तो मेन पॉइंट इज दे कैन नॉट बी पैरेलल, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर ये पैरेलल नहीं है, मतलब ये दो वेक्टर्स हैं जो कि पैरेलल नहीं है, कभी भी पैरेलल नहीं होंगे। परपेंडिकुलर हो सकते हैं एक बार को, पैरेलल नहीं हो सकते। तो ऐसे में सपोज दैट की जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ डायरेक्शन में है, और क्योंकि एक्सेलरेशन इसकी पैरेलल नहीं है, तो वो इससे कुछ अदर दूसरे डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे में अगर आप एक्सेलरेशन वेक्टर को रिजॉल्व कर लें, अगर हम इसमें एक्सेलरेशन वाली वेक्टर के कंपोनेंट्स जनरेट करें और एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट फाइंड आउट करें विच इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, तो कंपोनेंट ऑफ आवर एक्सेलरेशन वेक्टर विच इज पैरेलल टू वेलोसिटी, एक कंपोनेंट, और एक और कंपोनेंट एक्सेलरेशन का कह सकते हो जो वेलोसिटी वेक्टर के 90 डिग्री पर होगा इस तरफ। दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इसको हम नाम देंगे एक्सेलरेशन वेक्टर के उस कंपोनेंट को जो वेलोसिटी वाली वेक्टर के पैरेलल जा रहा होगा, उसको आप नाम दोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या पैरेलल एक्सेलरेशन। पैरेलल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहा जा सकता है इसको, दोनों ही नाम इसके हैं। एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी वाली वेक्टर के 90 डिग्री एंगल पर होगा, उसको आप कह सकते हो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, या इसको कह सकते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, या इसको कह सकते हैं
अ काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर सर्कुलर मोशन हुआ तो इसको सेंट्रीपिटल भी बोल सकते हो, अगर सर्कुलर मोशन हुआ तो इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो यहीं से एक आइडिया जनरेट होता है कि अगर मोशन सर्कुलर नहीं भी है, मान लीजिए सर्कुलर नहीं है, कोई और है, नॉन सर्कल पर, पैराबोलिक है, इलिप्स है, हाइपरबोलिक है, साइक्लॉइड है, किसी भी तरीके का कर्व है, पहली बात इस चीज की हमेशा गारंटी है कि ए और वी के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, जीरो के अलावा। और अगर कुछ एंगल होगा तो फिर ये भी गारंटी है कि एक्सेलरेशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, एक वेलोसिटी की पैरेलल और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ऑलवेज। और अगर हम वेक्टर वाला कंसेप्ट लगाएं कि अगर एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और ये एंगल थीटा है, तो बाय द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर दिस कंपोनेंट कैन बी रिटन एज ए इनटू कॉस ऑफ थीटा, एंड बाय द अगेन वेक्टर कंसेप्ट एक्सेलरेशन वेक्टर का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में मिलेगा इसको लिख सकते हो ए इनटू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो ध्यान दो, डेफिनेशन ये कही जा रही है पैरेलल या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन वाली वेक्टर का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की पैरेलल जाए। परपेंडिकुलर या नॉर्मल एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर सिर्फ कंपोनेंट करने आने चाहिए आपको, मतलब वेक्टर को कैसे कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है वो कंसेप्ट चाहिए। एंड देन इसके बाद एक्सेलरेशन वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी के 90 डिग्री एंगल पर, यानी कि नॉर्मल की बात कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय component of acceleration perpendicular to velocity, that is perpendicular or normal acceleration, it is defined as radius of curvature, defined as the radius of curvature। तो जैसे टॉपिक आप देख रहे हो उस टॉपिक के हिसाब से तीन टर्म्स हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द थर्ड वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनके ऊपर बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सिर्फ डेफिनेशन जिसको पता होती है वो कर देता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, टेंजेंशियल मतलब पैरेलल टू वेलोसिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्क्वायर ऑफ द स्पीड डिवाइडेड बाय नॉर्मल। और ये सब कुछ इंस्टेंटेनियस होते हैं। सब कुछ इंस्टेंटेनियस होने का मतलब क्या है, जिस पर्टिकुलर टाइम पर हम स्पीड देख रहे हैं उसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और उसी पर्टिकुलर टाइम पर ये एंगल भी देखना होगा। मतलब हम ये काम नहीं कर सकते कि वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 0 वाले मोमेंट पर देख लें और एक्सेलरेशन टाइम t इक्वल टू 1 वाले मोमेंट पर देख लें, ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस टाइम के जिस वैल्यू पर वेलोसिटी कैलकुलेट होगी टाइम के उसी वैल्यू पर ए भी कैलकुलेट होगा, टाइम की उसी वैल्यू पर थीटा भी होगा और टाइम की उसी वैल्यू पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आएगा। एवरेज सब कुछ एक कॉमन टाइम पे होगा और ये किसी भी 2 डायमेंशन के मोशन में लगा सकते हैं, एनी 2 डायमेंशन मोशन। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो इसमें हमारे मतलब का है, जो हमें समझना है। एक्सेलरेशन वेक्टर का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल जा रहा है, यानी कि a cos थीटा, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज this parallel acceleration is mathematically defined as d by dt of magnitude of velocity। मतलब अगर हम इसको कैलकुलस की डेफिनेशन में लिखे जाए, एक्सेलरेशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड d by dt of mod v, और एक्सेलरेशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है इसको अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन टाइप कह सकते हो, इट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये कंपोनेंट एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है और एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट मोशन की स्पीड को चेंज करता है। एक कंपोनेंट स्पीड चेंज करने में काम कर रहा है, ये वाला पैरेलल वाला, इसकी वजह से मोशन में स्पीड बदलती है कम या ज्यादा, और परपेंडिकुलर वाले की वजह से मोशन करने की जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होगी, कभी इधर चलेंगे फिर कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, डायरेक्शन पलटते रहेंगे अपना बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट स्पीड चेंज करेंगे। तो अगर
आपसे कहा जाए किसी क्वेश्चन में कि कांस्टेंट स्पीड पर इलिप्टिकल मोशन हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड पर हाइपरबोलिक मोशन हो रहा है, तो किसी भी कर्व पे हो, मोशन किसी भी कर्व पे हो, अगर स्पीड कांस्टेंट है, मॉड भी कांस्टेंट हुआ, तो ये गारंटी है कि पैरेलल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ये कभी जीरो नहीं हो सकता। 2 डायमेंशन के मोशन में परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी। ये सिर्फ एक ही केस में जीरो हो सकता है, स्पीड जीरो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। बट अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो देयर विल बी डेफिनेटली परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। पैरेलल एक्सेलरेशन एक बार को जीरो आ सकता है अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो नहीं तो ये भी जीरो नहीं आएगा। तो अब हमारी ये डेफिनेशन आई। अब इन डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे। तो पहले एक बार मैं समराइज करके फिर से लिख दे रहा हूँ। नॉर्मल एक्सेलरेशन का मतलब, मैं इसको वर्ड्स में भी लिख रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सेलरेशन, एंड इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय द रेडियस। इसको रेडियस नहीं कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। एक्चुअली रेडियस डिफाइंड होता है फॉर अ परफेक्ट सर्कल। सर्कल के अलावा अगर कोई कर्व है तो इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ए टेंजेंशियल, या फिर ए, इसको ए नॉर्मल कह लीजिए, ए परपेंडिकुलर कह लीजिए, ए पैरेलल कह लीजिए, ए टेंजेंशियल कह लीजिए, कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू द वेलोसिटी, एंड दिस इज डिफाइंड एज डेरिवेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। बस ये दो बेसिक रूल्स है। अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 1, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ही डिस्कवर करें, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर इस कंसेप्ट को अप्लाई करके देखें, तो प्रोजेक्टाइल एक पैराबोलिक पाथ है। जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं इनिशियल पॉइंट पर एट द स्पीड ऑफ u, एंड लेट दिस इनिशियल पॉइंट बी a एट सम एंगल थीटा, तो हम सबको पता है कि ये एक पैराबोलिक इक्वेशन आती है, जिस इक्वेशन पे ये पार्टिकल मूव करता है, और पॉइंट ए पर, एट दिस पॉइंट ए एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इज डाउनवर्ड। सो ये जो g है ये आपका एक्सेलरेशन है, ये टोटल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, नेट एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इस पॉइंट पर, ध्यान देना है आपको, हमेशा एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने हैं, कभी भी वेलोसिटी के कंपोनेंट नहीं करने। इसको रिजॉल्व नहीं करना है, रिजॉल्व ए को करिए, इस वेक्टर को। और किन डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के पैरेलल। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को एक्सटेंड करो और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जनरेट कर देते। अब हम इस जी को इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। ये थीटा एंगल, इधर 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो जी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो बन जाएगा जी इंटू कॉस ऑफ थीटा, और इस डायरेक्शन पे कंपोनेंट बन जाएगा जी इंटू साइन ऑफ थीटा। क्योंकि ये वाला कंपोनेंट और ये वेलोसिटी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन नहीं होता, पैरेलल का मतलब एक ही लाइन पे है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, राइट राइट और लेफ्ट, अप एंड डाउन। तो ये जी साइन थीटा आपके लिए पैरेलल एक्सेलरेशन है, या इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। और ये हमारे लिए परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है, यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन। और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन हुआ उसको हम लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर। सो ये जो जी कॉस थीटा है इसको लिखेंगे इस पॉइंट पर जो स्पीड है, स्पीड एट दिस पॉइंट इज यू अपॉन आर, और यहां से एक आर की वैल्यू मिलती है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ऑफ कॉस थीटा। ये चीज कहलाएगी, ये चीज कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए। पॉइंट ए पर पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ऑफ कॉस थीटा है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्किल के अलावा बाकी के सभी कर्व में लोकेशन वाइज चेंज होता रहता है। मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, बाकी किसी पॉइंट पर जाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की अलग वैल्यू आएगी। क्योंकि अगर सभी पॉइंट्स पर रेडियस ऑफ कर्वेचर एक जैसा होता तो वो फिगर एक सर्किल होती। सर्किल की डेफिनेशन ही है ये।
whose radius is same everywhere, at every point the radius remains constant. तो अगर मुझे मतलब ये चीज रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पॉइंट ए पर है, सपोज मुझे किसी और पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, लेट्स से हाईएस्ट पॉइंट पर, कि व्हाट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हमें स्टेप वाइज चलिए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेक करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी में वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता। तो पहले यहाँ पर वेलोसिटी चेक की, अब इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन चेक करेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, अब उसके बाद एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करेंगे। तो यहाँ पर कंपोनेंट की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर, पहले से ही ये परपेंडिकुलर है, तो फर्दर कोई कंपोनेंट होगा नहीं इसमें। तो क्योंकि ये एक्सेलरेशन वाला वेक्टर इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन के 90 डिग्री एंगल पर है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि एट दिस पॉइंट, एट दिस हाईएस्ट पॉइंट, acceleration parallel is zero because there will be no component of gravity in this direction or in this direction. और ये जो ग्रेविटी है ये क्योंकि वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये ए परपेंडिकुलर कहलाएगी या फिर ए नॉर्मल कहलाएगी। और जो भी परपेंडिकुलर या नॉर्मल एक्सेलरेशन है दिस शुड बी इक्वल टू इस पॉइंट पर जो स्पीड है उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्पीड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि u cos थीटा है, एंड डिवाइडेड बाय r। तो यहां से जो r मिलेगा आपको, इससे भी एक r आएगा, दिस r विल बी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। इसको कहेंगे, सॉरी, इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पैराबोला एट द हाईएस्ट पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पैराबोला एट द हाईएस्ट पॉइंट वो ये है, और ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, but this is radius of curvature of the same parabola at the initial point। मतलब एक ही कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ और यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज की। तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं लिख देता हूँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इनिशियल पॉइंट पर है आई। आर को रेंज से कंफ्यूज मत करना, रेंज का भी सिंबल यही है, बट यहाँ पर जो आर लिख रहे हैं वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनिशियल पॉइंट का, टॉप मोस्ट पॉइंट का। सपोज दैट आपसे कहा जाए कि भाई कोई एक और पॉइंट चूज कर लेते हैं, एक रैंडम पॉइंट कोई है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर, वेलोसिटी अल्फा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, व्हाट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। उस पॉइंट पर पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा जिस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के मूव करने की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रही है। तो हमें अपने सीक्वेंस को याद रखना है, किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के, किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए सबसे पहले उस पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का डायरेक्शन पता होना चाहिए, उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन तो मेरे को पता है क्योंकि प्रोजेक्टाइल है, तो एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी का ही है। जो नहीं पता है वो ये कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, तो उसको लेट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर वेलोसिटी v है, बट ये v हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल की एक सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी वाले वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मतलब इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी u है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और किसी और पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये सेम रहने चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं है।
तो इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालेंगे इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो होगा u cos थीटा, और यहाँ पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे v cos अल्फा, दोनों बराबर होने चाहिए। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं v cos अल्फा शुड बी सेम एज u cos थीटा, तो यहाँ से v निकल जाएगा u cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट एनी 2 पॉइंट शुड बी इक्वल। तो अब हमें वेलोसिटी भी पता चल गई, एक्सेलरेशन भी पता चल गया। अब हम इस स्टेप पर करेंगे, हमने कंपोनेंट्स करने स्टार्ट की। क्या कंपोनेंट होगा g का जो इस v के परपेंडिकुलर जाएगा इस तरफ? तो ये सिमिलर प्रोसेस जो यहाँ पर करेंगे वही काम यहाँ पे करोगे। तो इस डायरेक्शन में g का कंपोनेंट बनेगा g cos अल्फा, और जो कि वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पर है, तो ये नॉर्मल हो गया। इसी को v स्क्वायर बाई आर कर देंगे। अब इससे यहाँ पर ये जो v है, v वो ये वाली वैल्यू रखोगे, अब ये पूरी वैल्यू इन प्लेस ऑफ v, एंड देन r सॉल्व करेंगे which will be called as radius of curvature at this specific point. ठीक है? Yes sir. पूरा वर्किंग समझ में आ गया कैसे करना है? Yes sir, आ गया। Yes sir. ओके, तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोजेक्टाइल यू। बस ये ध्यान रखना, सिर्फ ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने को कहा गया है उसी पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए और उसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन भी चाहिए। जैसे मान लो आपसे कहा जाए, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज हमारे पास एक पैराबोलिक कर्व है, एंड दैट पैराबोलिक कर्व is mathematically defined as y equal to ax square. Mathematically, the mathematical definition of this parabola is y equal to ax square, and a particle is moving on this parabola at a constant speed. Question में दिया जा रहा है, this particle is moving with a constant speed along this parabola. ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरीके से। So motion is along the parabola which is given by y equal to ax square, and it is also given that the speed of a particle remains constant. यहाँ पर जिस स्पीड पर है उसी स्पीड पर यहाँ पर, उसी स्पीड पर यहाँ पर। So what will be radius of curvature at this origin point? What is radius of curvature at this origin point? What will be this radius of curvature at the origin point? ये क्वेश्चन अब कैसे कर लूं? तो जब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि स्पीड कांस्टेंट, तो हमारे इस डेफिनेशंस के हिसाब से व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट, मॉड v इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट विल बी जीरो. दैट मींस द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी इज जीरो, सो इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट एनी टाइम। मतलब यहाँ पर अगर वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन ऐसे होगा, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई तो ए की भी डायरेक्शन बदल जाएगी। हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन, उस किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट के वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन के 90 डिग्री पर रहना चाहिए, और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग रहेगी। किसी भी कर्व में वेलोसिटी वेक्टर हमेशा उस कर्व की टेंजेंट की तरफ दिखाओ। तो अगर मुझे ओरिजिन पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बोली जाए तो ओरिजिन पर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर इस पैराबोला का जो टेंजेंट बनेगा वो होगा, और इस पॉइंट पर पैराबोला का टेंजेंट एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज अलोंग द एक्स एक्सिस, और एक्सेलरेशन जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा वो वाई एक्सिस हो गया। बट क्वेश्चन में वेलोसिटी तो गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है।
अगर मुझे ये एक्सेलरेशन किसी तरीके से मालूम चल जाए तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो हमारा मेन टास्क बचा है कि हम किस तरीके से इसकी एक्सेलरेशन निकालें। अब एक्सेलरेशन निकालने के फिजिक्स में दो ही रास्ते हैं। पूरी फिजिक्स में एक्सेलरेशन को दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो न्यूटन लॉ से, फोर्स अपॉन मास, लेकिन उस तरीके से एक्सेलरेशन निकालने में हमें फोर्सेस पता होनी चाहिए, या फिर दूसरा रास्ता होता है काइनेमेटिक्स का। तीसरा कोई तरीका नहीं है एक्सेलरेशन निकालने का। यार इस ए को कुछ और लिख देते, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, इसकी जगह बी लिख दो आप, बिकॉज ए से हम एक्सेलरेशन डिनोट कर रहे हैं। तो ये बात हमेशा सुनना, कभी भी फिजिक्स में अगर कहीं पर क्वेश्चन में फंस गए हो आप और एक्सेलरेशन के बारे में कुछ फाइंड आउट करना हो, तो पहली चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ दो रास्ते हैं, न्यूटन लॉ या काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशंस। न्यूटन लॉ यहाँ लगा तो सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको ये मालूम नहीं है कि यहाँ फोर्सेस कौन सी है। तो सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो है कैलकुलस का डिफरेंशिएशन मेथड। वो कैसे लगाएंगे? तो y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी टी बराबर 2bx dx बाई डी टी। अब आप ये कह सकते हो कि भाई हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कि ये सब कर रहे हैं? तो ये ऑब्वियसली डाउट आता है कि भाई आप लोग तो कर लेते हो, हम लोग के सामने जब क्वेश्चन आता है तो हम ये सब सोच ही नहीं पाते। वो इसलिए नहीं सोच पाते ना क्योंकि हम ये नहीं सोच पाते हैं कि एक्सेलरेशन निकालने के तरीके क्या क्या है। जब ये सोचना स्टार्ट कर लिया, मतलब ये दिमाग में बैठ गई कि दो ही तरीके हैं और दूसरा वाला तरीका यहाँ पे लगाना कोई फायदे की चीज नहीं है क्योंकि फोर्सेस नहीं मालूम मेरे को, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा इसका मतलब अब कोई रास्ता बचा नहीं है सिवाय डिफरेंशिएशन करने की। और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि पोजीशन का डिफरेंशिएशन है वेलोसिटी, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो एक्सेलरेशन बन जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन। तो y का डबल डिफरेंशिएशन, लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म आ जाएगा d2y अपॉन dt2, राइट हैंड साइड पर 2 इंटू बी इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, और x और dx बाई dt का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सेकंड टर्म, यानी dx बाई dt का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन dx बाई dt एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्स्ट टर्म विच इज x, तो dx बाई dt फिर आ जाएगा, यानी यहाँ पर dx बाई dt का स्क्वायर हो गया। अब हमको ये तो पता होना चाहिए कि पोजीशन का पहला डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है और उसका दूसरा डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है। तो दिस इज आवर एक्सेलरेशन। बट क्योंकि, और ये भी एक्सेलरेशन कौन सा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर y को डिफरेंशिएट किया है, तो दिस टर्म विल बी y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी x को डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएशन, तो ये भी एक्सेलरेशन है। किसी भी कोऑर्डिनेट का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। अगर x कोऑर्डिनेट का डबल डिफरेंशिएशन है तो वो भी एक्सेलरेशन है, y कोऑर्डिनेट का डबल डिफरेंशिएशन है वो भी एक्सेलरेशन है। बट जिस कोऑर्डिनेट का डबल डिफरेंशिएशन किया है एक्सेलरेशन का वही कंपोनेंट आएगा। तो ये एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है, ये एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है। ओरिजिन पर क्या कोई एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में होगी, ये जानते हुए कि स्पीड कांस्टेंट है? नो सर। हाँ, स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट, तो a कैन नॉट बी पैरेलल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पर x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट। तो ये टर्म पूरा जीरो, फर्स्ट टर्म जीरो, और dx बाई dt इज द वेलोसिटी जो कि v है। तो पहला टर्म जीरो हो जाएगा, dx बाई dt को वेलोसिटी लिख देंगे तो v स्क्वायर बन जाएगा,
और यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी 2b, फर्स्ट टर्म इज 0, सेकंड इज v स्क्वायर, 2b v स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। नो और ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही जा रहा है, y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो ये वाला केस इट शुड बी v स्क्वायर बाई r, ये जो एक्सेलरेशन आया है ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, और r की वैल्यू 1/2b, so this is radius of curvature। और ये सोचना भी मत भूलना, देखिए मैं अगर हम ये सोचेंगे कि हम लोग कैसे कर लेंगे, तो एक सीधी बात है, अगर आप लोग कर ही लोगे तो हम लोग पढ़ाएंगे क्या करें। हमारे पढ़ाने के बाद अब आपको सर हम लोगों ने क्वेश्चन करवा दिए हैं, जितने वेरिएशन हो सकते हैं वो वेरिएशन क्लास में करवा दिए, इसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वो प्रॉब्लम की, मतलब उसमें आपको वरी होना चाहिए कि अब क्यों नहीं हो रहा मुझसे। मेथड क्लियर हुआ कैसे कैसे किया आपने? यस और ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे मालूम चलता है कि हमको डिफरेंशिएशन से जाना है कि नहीं जाना है। तो बस हमेशा इस बात को दिमाग में रखना, जिन क्वेश्चंस में फोर्सेस का आपको आइडिया नहीं लग रहा, एक्सेलरेशन का और कोई रास्ता नहीं है। और काइनेमेटिक्स में फोर्सेस का आइडिया होता ही नहीं है, वो तो न्यूटन लॉ वाले चैप्टर में आता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज दैट नाउ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ellipse, now the particle is moving on ellipse, and equation of the ellipse is x square divided by alpha square plus y square divided by beta square इक्वल टू 1। ये इक्वेशन तो खैर जानते ही होंगे, आपके एलिप्स की ये इक्वेशन होती है, मतलब Yes. आप लोगों ने ए और बी पढ़ा होगा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, उसकी जगह अल्फा बीटा। तो ये इक्वेशन है, और आपसे कहा जा रहा है कि और दैट पार्टिकल द पार्टिकल इज मूविंग with a constant speed on this ellipse, again the particle is moving with a constant speed on this ellipse। at this point, इसको कोई नाम दे देते हैं, suppose point number 1, this is point number 2, point number 3, point number 4। at the point number 1, what is radius of curvature? what is radius of curvature at point number 1? maybe what is radius of curvature at point number 4? सपोज मुझे 1 पे निकालना है, तो कैसे निकाले रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट नंबर 1? अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होता है, क्या क्या चल रहा होता है, देखो क्या क्या चीजें लोगों के दिमाग में आती है। वो कहते हैं कि ये लेंथ मेजर एक्सेस होती है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, मेजर एक्सेस है ये, और इसके हिसाब से मेजर एक्सेस 2 अल्फा है। ये लेंथ माइनर एक्सेस है, एलिप्स की माइनर एक्सेस, एलिप्स की इक्वेशन के हिसाब से ये 2 बीटा है, और ये सेंटर ऑफ एलिप्स है। तो सेंटर से पॉइंट 1 तक का जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से पॉइंट 1 तक की डिस्टेंस, नेचुरली वो बीटा आएगी, दिस डिस्टेंस विल बी बीटा। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये बीटा ही रेडियस ऑफ कर्वेचर, उनके दिमाग में रेडियस की डेफिनेशन वही चल रही है जो सर्कल की होती है, क्योंकि सर्कल में ऐसा ही बताया जाता है। सर्कल में ये कहा जाता है कि सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट ले लो आप, और सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये रेडियस की डेफिनेशन है। 7th 8th क्लास में ऐसे ही बताया गया था। और हम मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में चलते हैं, तो उस वजह से हम ये कहते हैं कि सेंटर से ये डिस्टेंस जो कि बीटा है, ये इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कंप्लीटली रॉन्ग है, ये सर्कल थोड़ी है, एलिप्स है। आप किसी भी कर्व के सेंटर से डिस्टेंस निकाल के रेडियस नहीं बोल सकते, ओनली फॉर सर्कल।
बीटा इज नॉट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर टू डिस्टेंस, सेंटर से पार्टिकल का डिस्टेंस, तभी रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हो जब ये चीज सर्कल बने। तो ये तो गलत कंसेप्ट जो बता रहे हैं, दिमाग में चलता रहता है। और नाउ पॉइंट नंबर 1 पे जब जाएंगे तो पॉइंट नंबर 1 पे ये ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ आएगी, और क्योंकि इसमें स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, पैरेलल एक्सेलरेशन होगा नहीं, यानी इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो अगर इधर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फिर एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में ही होगा, और क्योंकि एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है तो वाई का डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, और y का डबल डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन से आएगा। तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहली बार जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, इस इक्वेशन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, न्यूमरेटर विल बी 2x बाय अल्फा स्क्वायर इनटू dx बाय dt। टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x बाय अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर एक टर्म आएगा dx अपॉन dt, जिसको वेलोसिटी का x कंपोनेंट कह सकते हैं। dx बाय dt को लिख सकते हैं कि ये वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, प्लस y स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y अपॉन बीटा स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी dy बाई dt आएगा जो कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, और इक्वल टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बाई अल्फा स्क्वायर आउटसाइड x मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ vx, और डिफरेंशिएशन ऑफ vx यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन वो हो गया ax, प्रोडक्ट रूल चल रहा है, प्लस vx इनटू इसका डिफरेंशिएशन। सेकंड टर्म जो आएगी वो आएगी vx मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो फिर से वेलोसिटी बन जाएगी, यानी कि vx स्क्वायर, प्लस सिमिलरली इधर की तरफ आएंगे तो 2 अपॉन बीटा स्क्वायर y इंटू ए वाई प्लस v इंटू वाई, इसका स्क्वायर। सेम प्रोसेस चल रहा है तो सिमिलर टाइप के रिजल्ट आएंगे। But there is no acceleration in the x direction, because if there is acceleration parallel to x-axis, that acceleration will be parallel to velocity, जो possible है नहीं क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। So ये टर्म 0। Also, the velocity is parallel to x-axis, so there is no velocity in the y direction. Velocity parallel to x-axis, there is no velocity in y direction. This vy is 0. बचा क्या? ये 2 और 2 तो चले गए। vx which is v, because यही चीज आपकी x डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर आएगा, और y, अब y क्या है यहाँ पर, तो एट दिस पॉइंट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, पॉइंट नंबर 1 पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो अगर ये ओरिजिन है और ये 2 अल्फा है, ये 2 बीटा है, तो नेचुरल से बात है कि पॉइंट नंबर 1 पर जब y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करोगे आप, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू माइनस बीटा आएगी इसके हिसाब से। तो यहाँ पर माइनस बीटा और नीचे बीटा स्क्वायर है, एक बीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। यहाँ से मालूम चल जाता है कि एक्सेलरेशन जो y डायरेक्शन में आ रहा है वो बीटा टाइम्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, बीटा v स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। अब इसको हम v स्क्वायर बाई r लिख देंगे, नाउ इट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से r की वैल्यू मिलती है विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, द वैल्यू ऑफ r विल बी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा।
अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर अल्फा बीटा बराबर है तो अल्फा बीटा बराबर होंगे तो इलिप्स सर्कल बन जाएगा, और अगर अल्फा बीटा बराबर हो गए तो आर बराबर अल्फा या फिर आर बराबर बीटा। समझ में भी आ रहा है? बिकॉज अगर ये दोनों लेंथ बराबर हो जाती है तो इलिप्स एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तब सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस ही आपका रेडियस आना चाहिए था, जो आराम से आ रहा है। अब ऐसे न जाने कितने एग्जांपल, हम इक्वेशन बदलते रहे, पैराबोला की इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन, अब अगला क्वेश्चन हम हाइपरबोला की इक्वेशन कर ले सकते हैं। करना सब में यही काम, वर्किंग सब में ऐसी जाएगी। आई ये बात समझ में? ये दोनों एग्जांपल पैराबोला और एलिप्स वाले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हाँ, ये ना भूलना भाई, कभी बता रहा हूँ, ये भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ये बेसिक बात, मतलब एक बार फिर से जो आप शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे और करते रहो शॉर्ट नोट्स, ये मत करना कि आखिरी में तैयार करें, होता नहीं है कुछ। अभी से अभी हर क्लास में आपसे कह रहे हैं कि आज की क्लास में क्या मेन पार्ट है, तो आज की क्लास के हिसाब से सिर्फ आपको ये दो रिजल्ट किसी शॉर्ट नोट्स में डालने होंगे, जो रिवीजन में बाद में काम करेंगे। तो इस पर देखो, मैंने कहा ना कि बहुत छोटा टॉपिक था। छोटा टॉपिक इसलिए क्योंकि इस पर इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। एक क्वेश्चन आता है प्रोजेक्टाइल मोशन के रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने का, जो अभी हमने किया है, और दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है जो पाथ की इक्वेशन दी जाती है, मतलब पैराबोला या सर्कल की एलिप्स की इक्वेशन, और इक्वेशन दे करके रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछते हैं, जो हमने आपको डिस्कस करके बता दी। तीसरी कैटेगरी ये हो सकती है, थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कि थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर्स दिए गए हों। तीसरी टाइप की प्रॉब्लम, जैसे क्वेश्चन में कहा जाए कि फॉर अ पार्टिकल एक्सेलरेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज, मतलब आपको सिर्फ डायरेक्शन दिया हो वेक्टर को, एक्सेलरेशन वेक्टर इज गिवन एज 3i कैप and plus 4j cap and the velocity is given by let's say 8i cap। सब SI यूनिट्स में है, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर से बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर तीन टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल के ऊपर, दूसरी प्रॉब्लम ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दी जाती है पैराबोला एलिप्स टाइप की, तीसरी ना तो प्रोजेक्टाइल है ना तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है, हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी के वेक्टर्स की मिली। कोई बात नहीं, आप देखो, जब हम लोग कहते हैं ना कि भाई बेसिक्स क्लियर करो, हमेशा कहीं भी आप पूछोगे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो एक ही सोल्यूशन मिलता है, भैया बेसिक क्लियर करो, कंसेप्ट इंप्रूव करो। और आप लोग कहते हो कि यार इतनी बार तो कंसेप्ट पढ़ लिया, कितनी बार पढ़ेंगे? मतलब हम लोग के दिमाग में यही आता है कि बेसिक इंप्रूव करने का मतलब क्या है, कौन सा बेसिक इंप्रूव कर ले, और हम लोग को लगता है कि हमें सब कुछ आता है। अगर किसी बच्चे से कह दो कि जाओ भैया जरा अपने कंसेप्ट सही कर लो, बेसिक्स पढ़ लो, तो उसको ऐसा लगता है कि हमारा मतलब पता नहीं क्या कह रहे हैं, कौन सा बेसिक इंप्रूव कर ले भाई, इतनी बार तो पढ़ लिया और क्या पढ़ ले। कमी कहाँ पर रह जाती है जानते हो? कमी ये रह जाती है, अभी जो एरेज किए हैं, जब भी आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हो, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो, और मान लो क्वेश्चन ना हो रहा हो कभी, सपोज क्योंकि आपके सामने कोई असाइनमेंट का प्रॉब्लम आ गया ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हो सकता है ना हो क्वेश्चन, करना क्या चाहिए उस टाइम पर जब आपका वो क्वेश्चन ना हो? तो आप अपने जो क्लासरूम नोट्स है
उसमें उस पेज पर जाओ जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की प्रॉब्लम है, और जो क्लास के एग्जांपल्स हैं एक बार फिर देखा जाए। जितनी बार प्रॉब्लम स्टक करो आप, उतनी बार उस स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम को, उस स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम के लिए क्लास का कोई ना कोई इलस्ट्रेशन जरूर होगा, वहां पे जाए। अब इसमें एक दिक्कत ये होती है कि आपका जो रजिस्टर है वो इतना मोटा हो चुका होता है कि उसके अंदर ये प्रैक्टिकली सर्च करना पॉसिबल नहीं होता कि कहाँ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्वेश्चन। ऐसे पन्ने पलट पलट के देखे जाते हैं। मतलब अगर हमें ढूंढने, मान लो हम असाइनमेंट लगा रहे हैं, सपोज एक असाइनमेंट काइनेमेटिक्स के लगा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्वेश्चन आया, हमसे हो नहीं रहा, तो हमें उस टाइम पर क्या करना चाहिए? हमें अपने नोट्स में जाना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के एग्जांपल देखने चाहिए। बट नोट्स में गए तो ऐसे पन्ने पलटते हैं, 4 पन्ने आगे 2 पन्ने पीछे, ढूंढ रहे हैं पता नहीं कहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जिस दिन आपको नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जैसे मान लो ये टॉपिक पढ़ाया गया, आप क्या करिए, जहां पर ये पढ़ाया जा रहा है वो जो कलर्ड स्ट्रिप्स आती है ना, कलर्ड पेस्ट करने वाली स्ट्रिप्स आती है पतली पतली सी, ऐसे कॉपी के बीच में बुक मार्क टाइप की लगा दो आप, यहाँ लिख दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, टाइम बचता है। अब आप असाइनमेंट लगा रहे हो, क्वेश्चन फंसा, आपको पता है कि इस पन्ने पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वहां पर एक रेड येलो कलर के जो स्ट्रिप्स आते हैं, पेपर स्ट्रिप्स, वो लगे हैं, तुरंत वो पन्ना पलटा, तुरंत 2-3 एग्जाम्पल जो सामने थे वो देखे, उस मोमेंट पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टाइम भी बच गया, टाइम मैनेजमेंट भी हो गया हमारा, तो थोड़ा सा टाइम जो खराब हो रहा था वो बचा। तो 2 तरीके के नोट्स, एक जो आपके क्लासरूम नोट्स हैं, उनमें क्या करना होता है, जिस दिन कोई नया टॉपिक चालू हो रहा है उसकी जो हेडिंग है, उस हेडिंग का एक बुकमार्क बना करके पेपर के बीच में लगाओ। और दूसरा काम ये करना होता है, उस लेक्चर का जो समराइजेशन है, समराइजेशन का मतलब उस लेक्चर से रिलेटेड जो 2-3 फॉर्मूले बने हमारे, वो एक अलग नोट्स में, रिवीजन नोट्स जिसको बोल सकते हो। तो असाइनमेंट करते वक्त अपना क्लासरूम नोट्स रखा, जहां जहां फंसते गए वहां वहां कॉपी खोल के देखते गए, रिवीजन भी होता रहेगा इससे। जितनी बार फंसो आप, टेस्ट में फंस गए, टेस्ट टेस्ट में मतलब टेस्ट होने के बाद, टेस्ट के बीच में नहीं, टेस्ट दे दिया, उसमें जितने क्वेश्चन नहीं हुए मेरे, आफ्टर टेस्ट हमने उनके क्वेश्चन को पढ़ा कि किस टॉपिक का है, क्लास के नोट्स को ले गए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के पन्ना खोल करके एक बार देख लिया, कर रिवाइज हो गया। यही तरीके होते हैं यार पढ़ने के। मतलब अगर ये सब स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे आप, तो ये जितनी भी मेहनत हम लोग कर रहे हैं सब स्पॉइल हो जाएगा पूरा पूरा। ह्यूमन साइकोलॉजी है भैया कि 2-3 दिन से ज्यादा कोई चीज याद नहीं रहती, कोई भी हो। और हम लोग का ब्रेन कोई न्यूटन और आइंस्टाइन वाला ब्रेन नहीं है कि एक बार पढ़ लिया अब अगले 50 साल तक याद रहेगा। तो हमें अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए ये सब काम करने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। Yes, मैंने sir. हम लोग के एक्सपीरियंस क्या है, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर की 3 कैटेगरी करवाई, और मुझे ये भी पता है कि हम पेपर में जो क्वेश्चन देंगे वो इन्हीं में से कोई एक देंगे, या जो जेई में आएगा वो भी इनमें से कोई एक आएगा। फिर ऐसा क्यों होता है कि पेपर में हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ? जिस बच्चे को क्लास में समझ में आ रहा है उसका पेपर में क्यों नहीं हो रहा था? सिंपल एक ही रीजन हो सकता है कि उसको उस समय वो चीज याद नहीं आई, या फिर दूसरा वजह हो सकता है कि कोई मिस्टेक कर दी हो कैलकुलेशन वाइज। ये पहला लेवल है आप लोग के लिए, फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन यही है, इसको क्रॉस करो पहले। इसको क्रॉस करेंगे तो सेकंड लेवल आती है, फिर थर्ड लेवल पे जाते हैं। मतलब एक्चुअली प्रिपरेशन के भी मल्टीपल लेवल्स। हम फर्स्ट लेवल में परफेक्ट नहीं हो सकते, क्लियर नहीं हो पाओगे आप, कोई नहीं होता। आप तो जितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी नहीं होते पहली बार में। जस्ट लाइक वीडियो गेम की तरह है, कोई भी नया गेम आप खेलोगे तो पहला लेवल क्रॉस करने में बहुत टाइम लगता है। बहुत पहले कैंडी क्रश करके गेम आए थे, जब नया नया गेम हम लोगों ने खेलना चालू किया सब लोगों ने, तो पहला लेवल क्रॉस करने में ही हालत खराब हो जाती थी। 2-4 दिन 10 दिन हफ्ते भर लग गए थे पहला लेवल क्रॉस करने में।
फिर धीरे धीरे क्या होता था कि जब एक बार एक लेवल क्रॉस हो जाता था, फिर सेकंड लेवल को क्रॉस करने में, फिर थर्ड लेवल को क्रॉस करने में अपने एक्सपीरियंस से देख लेना, अपने एक्सपीरियंस से किसी भी मोबाइल गेम में या वीडियो गेम में शुरुआत के लेवल्स में टाइम लगता है, आगे के लेवल जल्दी जल्दी होते हैं, क्योंकि तब आपको हैबिट पड़ चुकी है उस चीज की, आदत आदत हो गई है। तो अभी जैसे आप में से कई लोग ये पूछते हो कि हम क्या क्या करें, मेरा फिर सजेशन है अभी बहुत मतलब बहुत हड़बड़ी में कोई काम ना करो आप कि हम 2-4 किताबें लगा लें, 200-250 क्वेश्चन लगा लें। ये वो स्टेज नहीं है। वो स्टेज आती है जब एक बार हमने सब कुछ पढ़ लिया और एक लेवल 1 की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद स्पीड इंप्रूव करने के लिए, एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने पड़ते हैं। मतलब मेरा इशारा जानते हो किस तरफ है? अभी मैंने आपको जो काइनेमेटिक्स की असाइनमेंट दी है उसको लगाओ, उसमें डाउट आएंगे, फंसोगे आप। जब फंसो तो कॉपी खोलो, कॉपी का रिवीजन हुआ, सब कुछ करने के बाद आप नोटिस करके देख लेना कि अंत में उस असाइनमेंट में मुश्किल से 10% डाउट बचेंगे जो नहीं हो पाएंगे। वो हम लोगों ने टीचर से डिस्कस कर ली थी। बस यहाँ पर मेरा काइनेमेटिक्स प्रिपरेशन हो गया, अब इसके आगे हम काइनेमेटिक्स में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके आगे भी काइनेमेटिक्स में लगे रहे तो या तो हमारा केमिस्ट्री सफर करेगा या हमारा मैथ सफर करेगा, या फिर फिजिक्स में जो आगे का चैप्टर होने वाला है वो सफर कर जाए, कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, जब तक आपका सिलेबस चल रहा है तब तक बहुत ज्यादा हड़बड़ी ना करो, डिस्टर्ब हो जाओगे, बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाओगे आप। एक ऐसा स्टेज आ जाता है ना, सब इतना उलझ जाता है कि फिर हमें ये लगता है कि यार छोड़ दे, तैयारी करना छोड़ देते, हमारा कुछ नहीं होगा। तो ऐसी फीलिंग ना आए उसके लिए हम बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर नहीं डालना चाहते। छोटे टारगेट्स, छोटे टारगेट क्या होते हैं, एक असाइनमेंट पूरी हो गई, बहुत अच्छा, अपने अपनी पीठ उसी में थपथपा लो, शाबाशी दे दो अपने आप को कि एक असाइनमेंट पूरी कर ली, और फील करो कि हम चैंपियन हैं। ध्यान रखिएगा ये टिप्स को यार, थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। चलिए इस पे आते हैं जरा, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। हमने इसका कंसेप्ट पढ़ा कि इट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्या इन वेक्टर को देख करके आपको कुछ ऐसा मालूम चल रहा है कि इस एक्सेलरेशन में से वो कौन सा कंपोनेंट है जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी इज फोर्स ए, क्या? 4G। और आई कैप मतलब वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन पे। अब मुझे ये पता होना चाहिए था कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताते हैं, मतलब वेक्टर में जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं कि डायरेक्शन देख लो। आई कैप है वो आपसे साफ साफ कह रहा है कि भाई मैं एक्स डायरेक्शन में हूँ, और एक्सेलरेशन कह रहा है कि मेरे पास एक्स डायरेक्शन भी है, वाई डायरेक्शन भी है। हमें कौन सा डायरेक्शन चाहिए? जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी एक्स पर है, इसके परपेंडिकुलर वाई 4, हमने v का स्क्वायर किया यानी 8 स्क्वायर, और डिवाइड किया इसको 4 से। तो जितनी क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट होगी उतना इमीडिएट फास्ट आंसर आएगा, 64/2। तो ये क्वेश्चन तो अब देखो, हम लोग कहते हैं कि कंसेप्चुअली क्वेश्चन, मैं एक और क्वेश्चन दूंगा सेम कंसेप्ट के ऊपर। ये रिलेटिवली आसान था क्योंकि इसमें वेक्टर को देखते ही आपको मालूम चल गया कि कौन सा परपेंडिकुलर है, जैसे ही देखा वैसे मालूम चल गया। थोड़ा सा इसको इंप्रूव करते हैं लेवल। 8 आई कैप प्लस 2j कैप। नाउ अब ये उतना सिंपल नहीं रहा, कंसेप्ट वही लगने वाला है लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है कि हम देखते ही बता दें कि भैया इसमें से क्या चीज इसके परपेंडिकुलर है, क्या चीज पैरेलल है, नहीं बता सकते यार। तो अब हमें थोड़ा सा और इस पॉइंट पर आकर के हम फंसे, मतलब मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, तो मेरे सामने ये क्वेश्चन आया
मुझे फॉर्मूला भी याद आ गया कि इट इज वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज कैसे निकाली जाएगी, ये नहीं समझ आ रहा है। क्वेश्चन करते वक्त मेरे दिमाग में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा कि हम ए परपेंडिकुलर कैसे निकालें। तो इसका मतलब मेरा क्या कंसेप्ट वीक है। दो जो वेक्टर्स गिवन है उनमें ये कैसे पता लगाया जाता है कि एक वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो अगर हमने वेक्टर के चैप्टर में स्टिकी नोट्स लगाए होते, स्टिकी हाँ स्टिक राइट, तो अब याद आ गया। और उसके अलावा भी बता रहा हूँ, अगर आपने वेक्टर के चैप्टर में स्टिकी नोट्स लगाए होते तो वहां पर एक टॉपिक है, वहां पर एक कंसेप्ट बताया गया है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालने का कंसेप्ट बताया मैंने। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर का कंसेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, जिसको बोला गया A dot B upon B vector. ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। याद करके देख रहे हैं। Yes, sir. क्वेश्चन में फंसना Yes. प्रॉब्लम नहीं है यार, फंसे कोई बात नहीं, फंसे कोई बात नहीं, लेकिन जिस पॉइंट पर फंसे उस पॉइंट से रिलेटेड नोट्स में तो जाओ। जैसे ही गए आपको ये अलोंग वाला है तो हम अलोंग वाला निकालते हैं पहले। हम इसी कंसेप्ट का यूज करके ये निकालते हैं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी बाय द सेम कंसेप्ट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अब डॉट प्रोडक्ट भी नहीं आता तो उसका नोट्स देखो जाकर। 3 into 8 24, 4 into 2 8 अपॉन मॉड बी विच मीन्स मॉड वी, मतलब इसका मॉड 64 + 4 ये आया। अब जब पैरेलल वाली वेलोसिटी आ गया तो परपेंडिकुलर वाला भी आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट का जो स्क्वायर बनेगा ये तो टोटल एक्सेलरेशन आएगा। ये चीज भी हमने एग्जांपल कराई, मुझे याद है कि हमने एग्जांपल कराए। और ना बिलीव हो तो आप वेक्टर के नोट्स लिखना, 100% गारंटी ले लो कि कराए। तो जब पैरेलल वाला निकाल लिया तो परपेंडिकुलर वाला भी निकाल लेंगे। रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल एक्सेलरेशन, स्क्वायर ऑफ टोटल एक्सेलरेशन विल बी 9 + 4 9 + 16 25 माइनस दिस वन 32 का स्क्वायर अपॉन रूट 68, इससे आ जाएगा। और जब ये चीज आ गई तो यहाँ रख देंगे और वी स्क्वायर 64 + 4 68 आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट साइड पे चला गया। जब ये नहीं था, एक कंपोनेंट नहीं था तो कितना आसान लग रहा था, जैसे ही एक कंपोनेंट जोड़ा कितनी सारी वर्किंग बढ़ गई हमारी। और ऑल्टरनेटिवली जैसे आपने कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज नहीं किया क्योंकि हमने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट करने में लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं, मतलब उतना बेटर फील नहीं करते जितना डॉट प्रोडक्ट में फील करते हैं। तुम्हारा क्लियर हुआ तुम लोग को या कुछ बात नहीं? Yes, yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. 3 कैटेगरीज है प्रॉब्लम्स की और इससे मेरी गारंटी है कि इसके आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई क्वेश्चन नहीं आता। अप टू जेई लेवल तो नहीं आता, इसकी मेरी गारंटी नहीं आएगी। तो अगर हमने ये तीनों समझ लिए, कर लिए, पढ़ लिए तो इसका मतलब इस टॉपिक के ऊपर अब फ्यूचर में कभी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो यार इतना ही रखेंगे आज के लिए भाई, क्योंकि लेक्चर आज खत्म हो गया। अब लॉज ऑफ मोशन चालू करना है।